हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज हमारा चर्चा का मुद्दा है, क्या एससीओ ने सार्क को अप्रासंगिक बना दिया है? ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर इंडिया टू होस्ट एससीओ समिट इन वर्चुअल फॉर्मेट ऑन जुलाई 4 और द हिंदू में प्रकाशित खबर एससीओ शुड ट्राई टू क्रिएट रेजिलिएंट सप्लाई चेन इन आवर रीजन सेज पीएम मोदी के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। एक गांव की कल्पना कीजिए जहां दो ऐसे लोग रहते हैं जिनके बीच हमेशा तनाव बना रहता है और इसके चलते दोनों के बीच दुश्मनी गहरे स्तर पर पहुंच चुकी है और जिसका हल ढूंढना दूर की कौड़ी हो गई है। हालांकि इस दौरान एक ऐसा समय भी आता है जब ये दोनों गांव के दूसरे लोगों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। इसका मकसद सदस्यों के बीच आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना होता है। लेकिन जब भी इस विषय पर कोई बैठक होती है तो इनकी दुश्मनी बैठक में बात बात पर जगजाहिर हो जाती है। हर बार ऐसा होने के बाद ग्रुप के सम्मेलनों का कोई नतीजा नहीं निकलता है और इस तरह ये ग्रुप लगभग फेल हो जाता है। उधर दूसरे गांव के लोग अपनी साझा समस्याओं को सुलझाने के लिए एक अलग ग्रुप बनाते हैं। ये ग्रुप ठीक से काम करने लगता है और इसकी जब भी किसी मुद्दे पर बैठक होती है तो वो लगभग अपने अंजाम पर पहुंचती है। इसे देखते हुए अब इससे दोनों अघोषित दुश्मन जुड़ने का आग्रह करते हैं और आखिरकार उन्हें इसमें एंट्री मिल जाती है। इसके बाद जहां ये खुद के द्वारा बनाए ग्रुप में लड़ते थे, वहीं अब ये इस ग्रुप में उस तरह नहीं लड़ते हैं और इनकी वजह से अब इस ग्रुप की बैठकें बर्बाद नहीं होती हैं। चलिए अब हम हकीकत पर आते हैं। दरअसल ये दोनों व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान हैं। इन दोनों देशों ने दक्षिण एशिया के दूसरे 5 देशों के साथ मिलकर सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन को बनाया था। लेकिन ये संगठन अब तक कुछ खास हासिल नहीं कर सका है सिवाय समय बर्बादी के। वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे सदस्यों वाला एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है। इस संगठन के भारत और पाकिस्तान दोनों ही सदस्य देश हैं और इस प्लेटफॉर्म पर दोनों देश अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी अपनी बातें रखते हैं। अब ऐसे में एक सवाल सामने निकल कर आता है, वो ये कि जहां एक तरफ ये दोनों देश सार्क के फेलियर के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये दोनों एससीओ में कैसे अपने हितों को आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर वो कौन सी बातें थी जिनकी वजह से सार्क फेल हो गया? और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में एक सवाल ये भी घूम रहा है कि क्या एससीओ ने सार्क को अप्रासंगिक बना दिया है? तो चलिए आज के इस आर्टिकल में हम ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलिए सार्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक संगठन है। ये देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव हैं। इस संगठन को हिंदी में दक्षेस यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। इसका गठन 8 दिसंबर 1985 को हुआ था और इसका मकसद दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है। तो इस तरह ये दक्षिण एशिया के देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो असल में 1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों के एक व्यापार गुट को बनाने का प्रस्ताव किया था। लेकिन दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग के लिए संगठन बनाने की बात सबसे पहले मई 1980 में उठी थी। फिर अप्रैल 1981 में विचार विमर्श के बाद पहली बार श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में इन देशों के विदेश सचिवों की एक बैठक हुई और इसके बाद अगस्त 1983 में दिल्ली में पहली बार सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई। इसी कड़ी में दिसंबर 1985 में हुए शिखर सम्मेलन में एक चार्टर को स्वीकार किया गया जिसके तहत सार्क की स्थापना की गई। इसका सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। गौरतलब है कि भारत के प्रयास से इस क्षेत्रीय समूह में
13 नवंबर 2005 को अफगानिस्तान को शामिल किया गया था और जो आगे चलकर 3 अप्रैल 2007 को इसका 8वां सदस्य देश बना। चलिए, इतना जानने के बाद अब समझते हैं कि आखिर सार्क फेल क्यों हुआ। तो कहने को तो सार्क देशों की संस्कृति और रीति रिवाज करीब एक जैसे हैं और इन देशों के आम लोगों के बीच आपस में ज्यादा मतभेद भी नहीं है। यहाँ तरक्की की तमाम संभावनाएं हैं, चाहे कच्चा माल हो या स्किल्ड लेबर, यहाँ सब कुछ मौजूद है। सार्क की स्थापना के मकसदों में इस क्षेत्र को गुर्बत से निकालकर विकास के रास्ते पर लाना था और साथ ही क्षेत्र में एकीकरण, बेहतर जुड़ाव और आपसी व्यापार बढ़ाना भी इसके मकसद हैं। लेकिन अभी तक इसमें कोई खास सफलता हासिल नहीं हो सकी है और इसे लेकर अब एक आम राय बन गई है कि इसके हाथ सफलताओं से ज्यादा असफलताएं लगी हैं और इन असफलताओं में अगर किसी को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है तो वो है भारत और पाकिस्तान। दरअसल इन दोनों देशों के मुद्दों ने सार्क की बैठकों को लगभग हर बार प्रभावित किया है। इनमें आतंकवाद और क्षेत्रीय दावों को लेकर विवाद जग जाहिर है। असल में भारत पाकिस्तान के संबंधों में तल्खी सार्क गठन के पहले से ही रही है और ये तल्खी संगठन की स्थापना के दौरान भी झलकी थी। जानकारों के मुताबिक भारत को भय था कि दक्षेस की मजबूती से उसकी क्षेत्रीय अहमियत घट जाएगी, तो वहीं पाकिस्तान को इस बात का खौफ था कि इस संगठन पर भारत का वर्चस्व रहेगा और जिसे वो अपने हितों के खिलाफ मानता है। हालांकि कोविड-19 महामारी के दौरान साल 2020 में ऐसा मौका आया था जब लगा कि अब शायद सार्क की गाड़ी दोबारा पटरी पर चल पड़ेगी। दरअसल इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अप्रत्याशित कूटनीतिक कदम उठाते हुए सार्क के राष्ट्राध्यक्षों की एक वर्चुअल बैठक बुलाई थी। 15 मार्च 2020 को हुई इस बैठक में तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के अलावा सभी सदस्य देशों के राज्य या सरकार प्रमुख शामिल होने थे, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने जानबूझकर इसमें अपने प्रतिनिधि के तौर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर जफर मिर्जा को बैठा दिया था और इन्होंने कश्मीर की कथित नाकेबंदी का सवाल उठा दिया। बैठक में इन्होंने कहा कि भारत अपने हिस्से वाले कश्मीर में नाकेबंदी हटाए ताकि वहां लोगों को स्वास्थ्य संबंधी मदद पहुंचाई जा सके। इनकी इस तरह की हरकत से एक अच्छे खासे प्रयास पर पानी फिरना तय ही था। ऐसा ही कुछ मामला सार्क सैटेलाइट के लॉन्च के दौरान भी हुआ था। दरअसल पाकिस्तान की मांग थी कि इस सैटेलाइट का नियंत्रण सिर्फ इसरो के पास न रहे, बल्कि इसका नियंत्रण सार्क देशों को दिया जाए। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने कहा था कि भारत इस सैटेलाइट के जरिए पड़ोसी देशों की संवेदनशील जानकारियां जुटा सकता है। हालांकि भारत ने इस आरोप को खारिज कर दिया था, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद से ये संगठन आईसीयू में है और आलम यह है कि एक तरफ भारत इसे मरने नहीं देना चाहता और पाकिस्तान इसे जीने नहीं देना चाहता। अब इसके बाद जो असल सवाल है वो ये है कि क्या सार्क के फेलियर ने दक्षिण एशिया में एससीओ को स्थान दिया है? तो असल में ये सवाल इसलिए आया कि नियम के मुताबिक सार्क की मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी। इसलिए सार्क का 19वां सम्मेलन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होना था, लेकिन इसी दौरान भारत के पठानकोट स्थित एयरबेस में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था और इसके चलते भारत ने इस सम्मेलन में हिस्सा लेने से मना कर दिया था और ऐसी ही घोषणा बांग्लादेश ने भी की थी। दरअसल भारत का कहना था कि क्षेत्रीय सहयोग और चरमपंथ एक साथ नहीं चल सकते और जानकारों ने इसे पाकिस्तान को पूरी सार्क प्रक्रिया पर वीटो देने के समान माना था। दरअसल ये विशेष रूप से एक पेचीदा स्थिति है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने अपने पाकिस्तानी समकक्षों के साथ शंघाई सहयोग संगठन की बैठकों में अपनी भागीदारी बरकरार रखी थी। इसमें नवंबर 2020 में सरकार के प्रमुखों की एससीओ बैठक भी शामिल है। इस बैठक में भारत ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को भी आमंत्रित किया था और साथ ही भारत एससीओ के इस सम्मेलन में चीन की होते भी शामिल हुआ था, जबकि लद्दाख में चीन की घुसपैठ और गलवान घाटी में संघर्ष एक बड़ी चिंता का विषय बन गया था। गौरतलब है कि साल 2017 में एससीओ की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के बाद ये पहली बार था जब भारत की अध्यक्षता में एससीओ की सम्मेलन स्तर की बैठक आयोजित की गई थी। इस साल भी भारत के पास एससीओ की अध्यक्षता है
और इसके मद्देनजर भारत ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि को भी भारत आने के लिए आमंत्रित किया था। यही वजह है कि बीते मई महीने में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने गोवा की बैठक में शिरकत की थी। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से संकेत दिए गए थे कि भारत में एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बैठक को भारत ने वर्चुअली रूप से कराने की घोषणा कर दी थी। अब यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि जहां अफगानिस्तान इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है, तो नेपाल और श्रीलंका इसके डायलॉग पार्टनर यानी संवाद भागीदार है, जबकि बांग्लादेश आगामी डायलॉग पार्टनर है। ये सभी सार्क के सदस्य देश हैं और ऐसे में अगर सार्क देश एक एक करके एससीओ में शामिल होते जाते हैं तो सार्क के जिंदा होने की जो अभी थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है वो शायद हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। तो अब ऐसे में सवाल है कि इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। असल में सार्क की असफलता ने दक्षिण एशिया में जो वैक्यूम यानी खालीपन विकसित किया था उसे एससीओ भर रहा है। हालांकि निराशा के बावजूद सार्क के अस्तित्व का औचित्य खत्म नहीं हो जाता है। अगर इसमें इतिहास और राजनीतिक शिकायतों को अलग अलग मान लिया जाए तो ज्योग्राफी यानी भूगोल एक हकीकत है। दरअसल जहां चीन और पाकिस्तान भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, वहीं चीन के दबदबे वाले संगठन में पड़ोसी देशों का शामिल होना भारत की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये आने वाले समय में दूसरे विवादित मोर्चों पर भारत के लिए चुनौती का एक साधन बन सकता है। इसलिए भारत को सार्क को फिर से पुनर्जीवित करने पर विचार करना चाहिए। हालांकि इसकी सफलता का दारोमदार भारत और पाकिस्तान के अच्छे रिश्तों पर ही निर्भर है। चलिए अब टॉपिक से रिलेटेड आज का अभ्यास प्रश्न नोट कर लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की विफलता ने इसके सदस्य देशों को शंघाई सहयोग संगठन के रूप में एक मंच प्रदान किया है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।